गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लिए थे, आज पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो असेसमेंट करते हैं, जो फंक्शन किस हिसाब से कार्य कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स किस हिसाब से कार्य कर रहा है, क्या गड़बड़ घोटाला है, तो उसके लिए एक डाटा कलेक्शन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, साथ ही साथ में डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे लंग्स के द्वारा होने वाली बीमारियों का डायग्नोसिस किया जाता है। आपने देखा होगा कि निमोनिया हुआ, फ्लूरेसी कंडीशन हुई, अस्थमा हुआ, या कई ऐसे कंडीशन जिसके अंदर लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर वेरियस टाइप के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जिसके अंदर फेफड़ों से पानी निकाला जाता है, जैसे कि आपने इमेज में देखा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे पानी है, पस है, उसको निकाल रहे हैं या नीडल डाला हुआ है। और वेरियस प्रकार के जो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड देखा जाता है कि ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, एल्यूलाई है, कहाँ पे ट्यूमर है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको देखा जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है। देखो यहाँ पे सब एक ब्रोंकोस्कोपी डाला हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से देखा जाता है। तो आज सारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी होगा, ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्या कैपेसिटी है, स्पायरोमीटर का यूज किया जा रहा है। तो आज जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। बच्चों हेडिंग डालिएगा, असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। इस रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में असेसमेंट करेंगे। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा सबसे पहले ए असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधित विकार से ग्रसित रोगी की समस्या का वास्तविक डायग्नोस्टिक, जिसको बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस करने के लिए रोगी का सावधानी पूर्वक असेसमेंट किया जाता है या किया जाना जरूरी होता है। इस असेसमेंट के अंदर निम्न 3 प्रकार की कंडीशन होती है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा क्या है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी संबंधित कोई भी बीमारी है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, क्या फेफड़ों की पानी भरने की वजह से उसको बीमारी है, या क्या ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, उसके अंदर गड़बड़ घोटाला है, तो क्या कंडीशन है, उसको एक्चुअल डायग्नोसिस बनाने के लिए एक सावधानी पूर्वक असेसमेंट किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एक डाटा कलेक्शन तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से डाटा कलेक्शन करने के लिए ये 3 प्रकार के मेथड है वो यूज किया जाता है। अब देखते हैं एक एक के बारे में कि किसके अंदर क्या किया जाएगा। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले उसका हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। हेलो, बोलो, फोन आया था। हाँ, आप रुक जाओ, एक बच्चा और रोक दो, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। रोगी से हिस्ट्री लेते समय निम्न के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन कौन सी जानकारी? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर उस मरीज के सारी उसकी पर्सनालिटी, जैसे कि उसका नाम, फादर नेम, लिंक्स, एज, मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन, वो क्या धंधा करता है, वो सारा अपन उसमें क्या करेंगे, एक कलेक्ट करेंगे। पहला यही है, जब कभी भी इमरजेंसी के अंदर या ओपीडी के अंदर या आईपीडी के अंदर मरीज होता है, उस परिस्थिति के अंदर आइडेंटिफिकेशन डाटा को उसको तैयार किया जाता है, उसका लिखा जाता है, एड्रेस लिखते हैं। दूसरी बात, ए प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री। मरीज हॉस्पिटल के अंदर आया है, दिखाने के लिए आया है, या कम्युनिटी के अंदर है, अपन देखने गए हैं, उस परिस्थिति के अंदर मरीज की क्या कंडीशन है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी से संबंधित सभी प्रकार के जो
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन सिम्टम है, देखने को मिलेगा, ये तो आप जानते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन इन आउट होता है, जिसके अंतर्गत सांस लेने में उस मरीज को दिक्कत होगी तो वो पूछेंगे, वो डाटा कलेक्शन करेंगे, उसको पूछेंगे। तो सबसे पहले रोगी में वर्तमान में मौजूद निम्न रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की उपस्थिति के बारे में पूछताछ की जाती है। जैसे कि क्या पूछताछ करेंगे, सबसे पहले पूछताछ ये करेंगे डिस्पनिया के बारे में। डिस्पनिया का मतलब क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ, ए डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्पनिया कंडीशन होगी, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिजीज देन द सिम्टम अपियर ऑफ द डिस्पनिया। हो सकता है सांस में तकलीफ हो सकती है। दूसरी है बढ़ी हुई या घटी हुई श्वसन दर, जिसको एक मेडिकल टर्म में ट्रेकिपनिया और ब्रेडिपनिया बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ट्रेकिपनिया क्या होगा, ब्रेडिपनिया क्या होता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, श्वसन के साथ में घड़घड़ाहट की आवाज होगी, नॉइजी ब्रीथिंग होगा। आपने देखा होगा बलगम का कलेक्शन हो जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है, नॉइजी साउंड आती है, घड़घड़ाहट की आवाज आती है, विजिंग साउंड देखने को मिलती है। इसके बाद में रनिंग नोज कंडीशन हो सकती है, सींकें आ सकती है, कफ रहेगा, स्पुटम प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, स्पुटम प्रोडक्शन होगा, खांसी आएगी। उसके बाद में हेमेप्टाइसिस कंडीशन हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। हेमेप्टाइसिस, हेमेप्टाइसिस का मतलब होता है कि ब्लड है वो किसके साथ में आ रहा है, स्पुटम के साथ में आ रहा है। ब्लड है वो स्पुटम के साथ में आ रहा है, जिसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। बच्चों दो वर्ड याद रखना हमेशा, एक जब खांसी करते हैं तो बलगम निकलता है, उस बलगम के साथ में ब्लड आता है, इसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। ये कंडीशन कब होती है, जब लंग्स का कैंसर हो जाता है या लंग्स की कोई भी बीमारी हो जाती है, लंग्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्यूमर है, खरोच है, उस आने की वजह से होता है। ये आप जानते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ब्लड नहीं आएगा। दूसरी बात, एक वर्ड, एक हेमेप्टाइसिस है, एक है हेमेप्टोइमेसिस, 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 ये कंडीशन है। मतलब इमेसिस इज रिलेटेड टू वॉमिट्स है ना, हेमेप्टो इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन या ब्लड। तो उल्टी हो रही है, उल्टी के साथ में ब्लड आता है, जिसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस, सॉरी हेमेटोइमेसिस, हेमेटोइमेसिस। और जब कफ के साथ में, बलगम के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। तो लंग्स के अंदर किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला है, दिक्कत है, तो बलगम के साथ में आएगा, ब्लड आएगा, जिसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। ये देखेंगे। ऑर्थोपनिया कंडीशन देखेंगे। ओनली मरीज बैठी हुई अवस्था में सांस ले सकता है, बैठी हुई अवस्था में रेस्पिरेशन लेता है तो नॉर्मल होता है, लेटता है उसको दर्द होता है, सांस में तकलीफ होती है, ऑर्थोपनिया कंडीशन कहलाता है। ये सारे सिम्टम देखेंगे। साथ ही साथ में बच्चों इस सिम्टम के क्या ड्यूरेशन है, कितने दिन से है, खांसी है, बलगम है, सांस में तकलीफ हो रही है, क्या कितना दिन से हो रहा है, ड्यूरेशन को पूछेंगे या ये देखेंगे। उसकी इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तीव्रता क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीवियरिटी क्या है ये देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी बार बार हो रहा है वो देखेंगे। आदि लक्षणों की तीव्रता को घटाने या बढ़ाने वाले कारक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्रेजेंट हिस्ट्री है, इसके बारे में असेसमेंट करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा तैयार किया, साथ ही साथ में प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, मरीज आया है उस कंडीशन के अंदर क्या क्या दिक्कत है, सारा पूछ लिया। उसके बाद में पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। अब पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर कि पहले क्या कंडीशन था, इसके अंतर्गत रोगी में पूर्व में हुई श्वसन तंत्र
तंत्र से संबंधित किसी भी मेडिकल या सर्जिकल समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस दौरान मरीज में होने की अवधि, इलाज हेतु लिया गया ट्रीटमेंट, अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि, यदि रोगी अस्पताल में भर्ती हुआ है तो आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। कि पहले कभी ऐसा कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है क्या कोई दिक्कत हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। पहले मान लीजिए कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, इलाज हुआ, ठीक हुआ, चला गया घर, उसके बाद में 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल वापस दिक्कत होने लग गई, तो इस प्रकार से पास्ट हिस्ट्री भी पूछा जाता है कि पहले आपके साथ में कोई ऐसा दिक्कत हुआ था या कहीं आप भर्ती हुए थे, जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फैमिली हिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कि कई ऐसी बीमारियां होती है जो हेरिडेटी होती है, आनुवांशिक रूप से होती है, एक संतान से दूसरी संतान के अंदर अपियर होती है, प्रकट होती है। तो इस प्रकार से फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, इसके अंतर्गत रोगी में किसी भी रक्त संबंधी, ब्लड रिलेटिव्स में मौजूद किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसमें एलर्जी है, जेनेटिक डिजीज है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में देखिएगा पर्सनल हिस्ट्री, इसके अंतर्गत रोगी का डाइट पैटर्न, उनकी आदतें, हैबिट्स, रोगी की स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डाइट पैटर्न के बारे में पूछा जाता है। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर वो किस कंडीशन में रहता है, उनकी लत क्या है, क्या वो अल्कोहल यूज करता है, क्या वो सिगरेट विगरेट स्मोकिंग करता है, तो ये सारी बातें पूछेंगे। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, जिसके अंदर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, समाज के अंदर उसका किस हिसाब से है, तो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशन लेवल, एनवायरमेंट लेवल, इकोनॉमिकल स्टेटस, समाज के अंदर रीति रिवाज और मान्यता, ये सारे देखते हैं। तो ये तो बच्चों किसके अंतर्गत आ गया, हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन डाटा तैयार करते हैं। उसके बाद में पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री तैयार करेंगे, पूछेंगे। उसके बाद में पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, हाँ मैडम, एक बच्चा होगा जो मेस वाला होगा, दूसरा तो मेरे को कोई नहीं पूछे, मैंने बोला था उनको जाने के लिए। सर 5-6 लड़की है अंदर में, ठीक है ना। अच्छा, मैं देख कौन रुकी हुई है, मैंने तो हमको पता चला, बोली कि बस मेस वाली 2 रुकी हुई है, कि दोनों को भेजो, साथ चलेगी। अच्छा, हाँ वहाँ लेबर रूम में बोलती है स्टाफ लोग लाने के लिए, उनको बोले तो 1 लाने बोली कि नहीं जाएंगे। अच्छा, आप आओ ना, हम देखते हैं कौन कैसा बच्चा बोला। हाँ, अंदर गए हैं तो 5-6 है अंदर में, तो अब तक ये लोग ना ड्यूटी गई है और जाने के लिए बोले तो 1 लाने बोलेंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा, आओ फिर बाद में उसको भी इलाज करते हैं। ये ऐसा कैसा बोलते हैं, जाते जाते भी ये ऐसा कर रहे हैं। ये भी नहीं हुआ कि हाँ बुलाई है तो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, बता देते हैं। नहीं, 1 लाख में हॉस्पिटल में बोल दी फर्स्ट को कि नहीं जाएंगे, बोल दो नहीं जाएंगे। कौन बच्चा है ऐसा? सब है, दोनों साथी है। तो ये मौसम, क्या नाम है तुम्हारा? अंशु है, गुप्ती है, चुन्नी है। देखता हूँ मैं मैडम इनको, देखते हैं मैडम इनको। आप निकल गए? नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर पास्ट हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सारे एक डाटा कलेक्शन तैयार किया जाता है, पहले और बाद में, और अभी की कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जिसके अंतर्गत फिजिकल एग्जामिनेशन जिसके अंतर्गत
क्या देखेंगे? रोगी और उनके परिजनों से हेल्थ हिस्ट्री ले लीजिए जाने के बाद में सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री चेक किया, जिसके अंदर ये सारा हो जाने के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका शारीरिक परीक्षण करेंगे। तो इस परीक्षण के बाद अंदर हेलो प्रणाम। हाँ, आज आ जाएगा, आज शाम तक कॉल आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। शारीरिक परीक्षण के द्वारा एक तो रोगी के द्वारा बताई गई समस्याओं का तर्क संगतता का पता लगाया जाता है। दूसरे, यदि किसी रोगी अथवा उनके परिजन किसी समस्या को नहीं बता पा रहे हैं तो उसका पता लगाया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि मरीज के द्वारा जो बोला जाता है उसका भी अपन को एक क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, क्या वो सही है। दूसरा है कि एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, एक हेल्थ स्टाफ के द्वारा एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके उनको देख लिया जाए ताकि ये रियल में है कि नहीं है। या ऐसी कंडीशन, कई बार ऐसे मरीज होते हैं जो बता नहीं पाते, तो जब बता नहीं पाते हैं तो उस कंडीशन में फिजिकल एग्जामिनेशन करके अपन फाइंड आउट कर लेंगे कि इसको तो ये बीमारी है, इनको मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक तो है कि मरीज के द्वारा बताई गई बातों का क्रॉस चेक करना, उसको सही है कि नहीं है, वो तर्क संगतता सही है कि नहीं है, जो बताया गया वो सही है कि नहीं है, उसका पता किया जाता है। दूसरी बात कि कई ऐसे मरीज होते हैं जो नहीं बता पाते हैं, उसका फाइंड आउट करके बताया जाता है कि इसको ये दिक्कत है, एक डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात आती है तो उस कंडीशन में एक मेथड यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मेथड होते हैं जिसके द्वारा मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मरीज के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, इसके अंदर बच्चों आपने देखा होगा, इसका एक वीडियो आया है, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन बाय केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। वहां से आप निकाल सकते हैं, वहां से देख सकते हो, जिसके अंदर पूरा डिटेल के साथ में बताया गया है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि मरीज को देखना, मरीज का हाव भाव क्या चल रहा है, मरीज में रियल में सांस में तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या कोई रेसेज स्किन के ऊपर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन का मतलब होता है नग्न आंखों से देखना, खुली आंखों से देखना, जिससे अपने मालूम हो सकता है कि मरीज को तो सांस में तकलीफ हो रही है, उसका सांस दम घुट रहा। दूसरा बात है पाल्पेशन। आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर है पेट पे हाथ लगा करके इस प्रकार से पाल्पेट करते हैं, तो उसी प्रकार से मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन में पाल्पेट किया जाता है। परक्यूशन का मतलब होता है कि उसको एक हैमर होता है या हाथ है, उसको वहां पे रख दिया जाता है, बॉडी पार्ट पे रखा दिया जाता है और उसके यहाँ पे थपथपाया जाता है, ट्रेपिंग किया जाता है। इससे ये मालूम पड़ता है कि इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन क्या है, क्या इंटरनल ऑर्गन वो साइज में इंलार्जमेंट हो गया है, क्या उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हुआ है तो अलग साउंड आएगी, या खाली है तो अलग साउंड आएगा। तो इस प्रकार से परक्यूशन कंडीशन की जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद में अस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ स्टेथोस्कोप लगा करके साउंड सुनते हैं, पीछे की तरफ स्टेथोस्कोप लगा करके साउंड सुनते हैं कि क्या लंग्स प्रॉपर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसमें कोई साउंड है, कोई बल्जिंग कंडीशन है, वो देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये तो मेथड करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ में दिया हुआ है वहां पे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी बच्चों थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि क्या क्या देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन कंडीशन। अब इंस्पेक्शन के अंदर क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत नेक्ड आई की सहायता से निम्न का परीक्षण किया जाता है। नेक्ड आई के साथ में निम्न का परीक्षण किया जाता है, जिसके अंदर श्वसन दर की काउंटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, उसके बाद में डिस्पनिया की मौजूदगी, सांस में तकलीफ डिस्पनिया की मौजूदगी, उसके बाद में सीने का आकार एवं आकृति, श्वसन के दौरान सीने की गतिविधि, चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्लम्बिंग फिंगर की मौजूदगी,
साइनोसिस की उपस्थिति, ठीक है ना। तो ये सब देखते हैं। उसके बाद में पाल्पेशन की कंडीशन में हाथों की अंगुलियों के मांसल भाग की सहायता से स्पर्श कर महसूस करने की प्रक्रिया परक्यूशन कहलाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की असामान्य मांस है, ट्यूमर है, इडीमा है, उसको देखते हैं। चेस्ट मूवमेंट किस हिसाब से है वो देखते हैं, और उसके बाद में टेक्टाइल फ्रेमिट्स आदि के बारे में देखते हैं। उसके बाद में परक्यूशन के अंदर तो अंगुलियों की सहायता से चेस्ट वाल पर सावधानीपूर्वक आघात किया जाता है, ट्रैपिंग किया जाता है, और उसमें उत्पन्न साउंड के आधार पर एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जाता है। अस्कल्टेशन के अंतर्गत रोगी की एंटीरियर चेस्ट वाल या पोस्टीरियर चेस्ट वाल पर स्टेथोस्कोप का डायफ्राम वाला भाग रखकर ब्रेथ साउंड सुनी जाती है और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर तो मेथड है, ये तो कई बार बताया गया है किस कंडीशन में क्या किया जाता है, क्या देखा जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया, अब क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक्सरे करते हैं। एक्सरे के बारे में तो आप जानते होंगे। एक्सरे के अंदर चेस्ट एक्सरे के द्वारा लंग्स की संरचनात्मक स्थिति, जिसमें एनाटॉमिकल एंड अपीयरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आवश्यकता अनुसार एक्सरे का पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू या लेटरल व्यू लिया जाता है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है बच्चों, देखिएगा जो एक्सरे किया जाता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सर्दी लग गया भाई। चेस्ट एक्सरे क्या करते हैं, लंग्स का कोई बीमारी है, फेफड़ों की कोई बीमारी है तो चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर पोस्टीरियर और एंटीरियर व्यू या लेटरल व्यू देखा जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एनाटॉमिकल कंडीशन क्या है, अपीयरेंस क्या है, क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, चेस्ट एक्सरे के द्वारा। दूसरा है स्पुटम एग्जामिनेशन। अब स्पुटम एग्जामिनेशन के अंदर तो क्या है, बलगम लेते हैं। जब खांसी होती है, जब मरीज कफिंग करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, स्पुटम का प्रोडक्शन होता है, तो उसको निकाला जाता है और सैंपल के लिए भेजा जाता है। तो ऊपरी या निचले श्वसन मार्ग में मौजूद किसी भी इन्फेक्शन डिजीज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बलगम परीक्षण किया जाता है। स्पुटम कलेक्शन से पूर्व रोगी को पानी से कुल्ला करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद में स्टीराइल कंटेनर में बलगम कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार सक्शनिंग के द्वारा भी स्पुटम कलेक्शन किया जा सकता है। बच्चों, इसके अंदर ये कंडीशन बताया गया है या ये बताया गया है कि जब मरीज खांसी करता है, बलगम आता है, तो उसको कलेक्ट कर दिया जाता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पैथोजेनिक एजेंट तो नहीं है ना। जैसे टीबी है तो टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, उसको देखा जाता है। साथ ही साथ में जब स्पुटम कलेक्शन किया जाता है, उस कंडीशन के अंदर बताया जाता है कि माउथ में कुल्ला कर लेना है, परंतु ब्रश नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कप नहीं आता है, बलगम नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में सक्शनिंग द्वारा, है ना, एक पाइप डाल दिया जाता है और उससे बलगम को निकालने की कोशिश किया जाता है और सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है और उसके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है कि कोई रेस्पिरेटरी डिजीज का कोई कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। उसके बाद में पल्स ऑक्सीमेट्री आपने देखा होगा कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो हाथ में लगाते हैं, जिसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा सा, जिसमें पल्स रेट देखने को मिलती है और ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखते हैं कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है,
नॉर्मल कितना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके द्वारा ऑक्सीजन सैचुरेशन का आंकलन किया जाता है। इनका नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो 95 से 100% होता है, 95 से 100% होता है। पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर आपने देखा होगा, एक इमेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो पल्स ऑक्सीमेट्री होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री आप जानते हैं कोरोना काल के अंदर हर घर घर के अंदर लोगों ने लिया था, ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री ये वाला है बच्चों, जिसमें यहाँ पे फिंगर में लगा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत दो बातें यहाँ पे आती है। एक तो आता है ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसके अंदर 97% है, दूसरा है हार्ट बीट जो पल्स रेट है वो ये देखा जाता है। तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री से ये मालूम पड़ता है, ये प्रतीत होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रूप से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं 97 है, ठीक है। नॉर्मल की बात करते हैं तो 95 से लेकर के 100% है ना, ये क्या होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी के अंदर नॉर्मल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये भी ठीक है और हार्ट बीट भी ठीक है, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि इसके अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला होता है, ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फाइंड आउट किया जाता है कि पेशेंट को क्या है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कंडीशन है। नेक्स्ट है पल्मोनरी कार्यों का परीक्षण। इन परीक्षणों का उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, सीओपीडी, निमोनिया जैसी पल्मोनरी डिजीज की शुरुआत अवस्था में पता करने के लिए किया जाता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत क्या है, इन परीक्षणों का उपयोग किसके लिए, अस्थमा के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स की कंडीशन क्या है उसको देखने के लिए एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आता है, वो टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर क्या कंडीशन है, अस्थमा है या ब्रोंकाई है या एम्फाइसेमा है, निमोनिया है, निमोनिया कंडीशन है या पल्मोनरी डिजीज की शुरुआती अवस्था में पता लगाने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग, डिफ्यूजन आदि का आंकलन किया जाता है। इन परीक्षणों के दौरान स्पाइरोमीटर की सहायता से निम्न पैरामीटर्स का मापन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स की कंडीशन को देखा जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या कंडीशन है, लंग्स एक प्रॉपर रूप से कार्य करता है कि नहीं करता है। तो उस कंडीशन के अंदर एक मीटर आता है जिसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर, है ना। स्पाइरोमीटर की सहायता से ये सारा क्राइटेरिया देखा जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये सारा देखा जाता है। देखिएगा इसके अंदर स्पाइरोमीटर जिसके अंदर मरीज को इस प्रकार से बिठा दिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको उनको हाथ में दे दिया जाता है, मुंह में वो लगा करके क्या करता है, उसको रेस्पिरेशन को ऊपर नीचे करता है। यही है स्पाइरोमेट्री, यही है स्पाइरोमेट्री बच्चों। इस स्पाइरोमेट्री, ये पर्सन है, ये स्पाइरोमेट्री मशीन है, ठीक है। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे माउथ के अंदर लगाया हुआ है और माउथ के अंदर से खींचने के लिए बोलते हैं, जैसे अंदर रेस्पिरेशन ऐसे, ठीक है ना, या फूंक मारने के लिए बोलते हैं कि कितना जो इसमें जो लगे हुए थे, पारे लगे हुए थे, बल्ब लगे हुए होते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती है जो अलग अलग कलर की होती है, ठीक है ना, जिसमें रेस्पिरेशन अंदर खींचने से ये ऊपर होगी, ठीक है, या फूंक मारना होता है जिससे कि वो कितना ऊपर आ रहा है। यदि वो प्रॉपर रूप से सारी जो यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां डाली हुई है वो ऊपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए ये स्पाइरोमीटर है, स्पाइरोमेट्री है, वो यूज किया जाता है। इसके अंदर ये माउथ पीसेज है, ये माउथ में है और यहाँ से किया जाता है। यहाँ पे एयर फ्लो मेजरमेंट होता है कि एयर फ्लो किस हिसाब से हो रहा है, यहाँ पे सब दिया हुआ है ये ट्यूब से, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। आप यूट्यूब में जाकर के वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं
आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस की बात करें, एक आपने देखा होगा कि जब ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल कहां से लेते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं वेन के द्वारा, है ना। ब्लड कलेक्शन कहां करते हैं? वेन के द्वारा ही करते हैं आज तक। परंतु यहां पे एक क्रिटिकल कंडीशन जिसके अंतर्गत उसका क्या कंडीशन है उसको जानने के लिए आर्टरी के द्वारा जो सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उसको देखा जाता है। देखो, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस आर्टरी के द्वारा, वेन के द्वारा नहीं। वेन के अंदर तो शुद्ध ब्लड होता है, परंतु यहां पे जब लंग्स की कंडीशन होती है तो उसमें एबीजी करते हैं, एबीजी एनालिसिस किया जाता है। तो एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एबीजी आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। और एबीजी के अंदर आर्टरी के द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर देखिए, इस परीक्षण के दौरान आर्टियल ब्लड में गुलित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मापन किया जाता है, जिसमें गैसीय आदान प्रदान में फेफड़ों की इफिशियंसी, एसिड बेस बैलेंस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कंडीशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन को देखा जाता है। इसके अंदर लंग्स, फेफड़ों की क्या कंडीशन है, एसिड बेस बैलेंस उस आर्टियल ब्लड के अंदर क्या है उसको देखा जाता है। यदि प्रॉपर रूप से लंग्स काम कर रहे हैं तो ये नॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। यदि लंग्स प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता है तो ये पैरामीटर क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंडीशन, एसिड बेस बैलेंस देखने के लिए एबीजी किया जाता है और एबीजी के लिए आर्टरी के द्वारा ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इस परीक्षण में आर्टियल ब्लड गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें अंतर्गत रक्त के पीएच, ऑक्सीजन और व आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब, बाइकार्बोनेट SCO3 का जो आंशिक दाब आदि का मापन किया जाता है। ठीक है। एबीजी एनालिसिस की जो नॉर्मल वैल्यू होती है बाइकार्बोनेट, देखिएगा ये बच्चों है एबीजी की नॉर्मल वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है। जब मरीज का एबीजी एनालिसिस करते हैं, इसका भी मैं वीडियो भेजूंगा, पर्सनल वीडियो रहेगा, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, सारी बातें उस वीडियो के अंदर करेंगे। एबीजी एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले ब्लड की पीएच, ऑक्सीजन सैचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स, ये सारे देखते हैं। पीएच नॉर्मल होता है, वो तो आप जानते हो 7.35 से लेकर के 7.45 और एग्जैक्ट की बात करें तो 7.4 होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 to 100, जिसके अंदर मैंने स्पाइरोमेट्री से अभी बताया था 95 से लेकर के 100%। एबीजी के अंदर ये देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर 35 से लेकर के 45 mm.Hg और बाइकार्बोनेट्स जिसके अंदर 22 से लेकर के 27 मिली इक्वल पर लीटर, या इसका वैल्यू ध्यान रखना, मिली इक्वल पर लीटर। तो एबीजी की ये वैल्यू नॉर्मल होती है। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा बाइकार्बोनेट के पैरामीटर्स को दिखा जाता है, जिसके ब्लड की पीएच क्या है, और ये पैरामीटर्स यदि ज्यादा है, इसकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब है कि फेफड़ों के अंदर कोई गड़बड़ घोटाला है, वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी। बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, एंजियोग्राफी इज रिलेटेड टू ए ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द आर्टरीज। जो मान लीजिए आपने देखा होगा कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंक्योलेज और उसके बाद में एल्यूलाई। तो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड ब्रोंक्योलेज, एल्यूलाइज, इसका एक ग्राफिकल रिकॉर्ड देखा जाता है। क्या वो सही से प्रॉपर रूप से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, डायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑक्सीजन इन आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से एक ग्राफिकल रिकॉर्ड लिया जाता है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी कहलाता है। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत रोगी में आईवी मार्ग द्वारा रेडियो ओफेक्यू डाइज प्रविष्ट किए जाते हैं। उसके बाद में पल्मोनरी वाहिकाओं, जिसको पल्मोनरी वेसल्स का विजुअलाइजेशन किया जाता है और इसमें मौजूद किसी भी असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके लिए फिमोरल या एंड क्यूबट वेन से होते हुए पल्मोनरी धमनी या इसमें इसकी किसी एक शाखा तक कैथेटर इंसर्ट करवाया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा लगभग 6 से 8 घंटे पहले से ही रोगी को एनपीएम रखा जाता है। एनपीएम का मतलब, एनबीएम का मतलब क्या है? नथिंग बाय माउथ। ठीक है, अब देखिएगा
इसके अंदर क्या किया जाता है? एंजियोग्राफी इज ए ग्राफिकल रिकॉर्ड। और किसका एंजियोग्राफी हो रहा है? पल्मोनरी का, मतलब लंग्स का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड देखा जाता है कि लंग्स की कंडीशन के अंदर अंदर जो जाल बिछा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यहां पे एक इमेज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिएगा, ये एक आपने देखा होगा कि इस प्रकार से लंग्स के अंदर जाल बिछा हुआ होता है जिसमें ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, ये सारे देखने को मिलते हैं। तो इसको जानने के लिए, हेलो हेलो इसको जानने के लिए कि ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, ठीक है ना, एल्वुलाई है, ये कंडीशन प्रॉपर रूप से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए क्या करते हैं, एक आईवी लाइन से एक कैथेटर इंसर्ट करवाया जाता है। ये कैथेटर कहां से स्टार्ट करते हैं? या तो फीमोरल से या एंड क्यूबाइटल वेन से, वहां से एक कैथेटर लगा दिया। उसके बाद में ओफेक्यू, रेडियो ओफेक्यू एक डाइज आती है, एक केमिकल्स आता है, एक सबस्टेंस आता है, वो उसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। अब इंसर्ट करवाने के बाद में ये यहां पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आकर के कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो रेडियो ओफेक्यू है, वो आगे नहीं जा पाएगा। वो एक डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद में एक ग्राफिकल रिकॉर्ड करते हैं। तो रेडियो ओफेक्यू है जो डाइस इंसर्ट करवाया है, वो यहां पे कहां तक पहुंचा, जहां पे नहीं पहुंचा है इसका मतलब क्या हुआ है कि वहां पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है, तो इसका पता लगाया जाता है। तो जो पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। पहले आया इन्वेसिव, मतलब इसके अंदर सर्जरी करना पड़ेगा, इसमें इंसिजन लगेगा, इसमें सीरा लगेगा, है ना, सीरा लगा करके एक कैथेटर इंसर्ट करवाया जाता है जिसके अंदर आईवी रेडियो ओफेक्यू है वो इंसर्ट करवाते हैं और उसके बाद में एक ग्राफिकल रिकॉर्ड लिया जाता है जिसके अंतर्गत ये मालूम पड़ता है कि क्या इनकी कंडीशन क्या है ना, क्या क्या देखते हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, ये कौन कौन सी आर्टरी है, कहां पे है, लोब क्या है, सेगमेंट क्या है, कौन सा सेगमेंट, कौन सी आर्टरी, ये सारा प्रॉपर रूप से है कि नहीं है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा मालूम पड़ेगा। कई ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, बल्जिंग है, स्वेलिंग है, ये सारा यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से लंग्स की जांच की जाती है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा मालूम किया जाता है। उसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी। बच्चों, जिस ब्रोंकोग्राफी ये एक ग्राफिकल फ्रिक्शन है जिसके अंतर्गत ब्रोंकाई में रेडियो ओफेक्यू डाई प्रविष्ट कराने के बाद ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री तथा लंग्स की स्थिति का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ब्रोंकोग्राफी जिसके अंतर्गत देखो बच्चों, इसके अंदर यह है ब्रोंकोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ब्रोंकोस्कोप है वो इंसर्ट करवाया है और इंसर्ट करवाने के बाद में देखो यहाँ पे जो ये ट्री है इस प्रकार से मुड़ रहा है, यहाँ तक आया, उस कंडीशन में सब देखा जाता है कि क्या कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार से एक तो स्कोप अंदर की तरफ डाल देते हैं और उसके बाद में या इमेज के द्वारा देखा जाता है कि क्या पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ब्रोंकोग्राफी। बच्चों, ब्रोंकोग्राफी भी, इसमें भी एक रेडियो ओफेक्यू जो डाई है वो प्रविष्ट करवा करके ये देखा जाता है। ठीक है ना, उसमें वो नहीं था, वो था स्कोपी था। ठीक है ना, ये वाला ब्रोंकोग्राफी है, ये ब्रोंकोग्राफी एक ग्राफिकल रिकॉर्ड लिया जाता है, इसके अंतर्गत भी डाई का इंसर्ट करवाया जाता है। उसके बाद में है थोरोसेंटेसिस। अब ये थोरोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने देखा होगा कि जब इस प्रक्रिया के द्वारा, देखो आया है थोरोसेंटेसिस, जिसके वर्ड के पीछे सेंटेसिस है, सेंटेसिस लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब होता है ड्रेनेज करना, है ना। सेंटेसिस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ड्रेनेज करना। अब क्या ड्रेनेज करना, थोरोस मतलब थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर तो क्या है, लंग्स है, तो लंग्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसको ड्रेनेज करना,
थोरोसेंटेसिस कंडीशन कहलाता है। ये एक प्रक्रिया होती है, थोरोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के द्वारा पस का जो कलेक्शन हुआ है लंग्स के अंदर उसको निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान स्टिक असेप्टिक टेक्निक के साथ जो चेस्ट वाल से होते हुए प्लूरल स्पेस तक एक नीडल प्रविष्ट करवाई जाती है तथा मौजूद में कोई भी फ्लूइड है या हवा है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। इसका उपयोग डायग्नोस्टिक तथा थेरेप्यूटिक पद्धति के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना, उसका डायग्नोसिस करने के लिए और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में रोगी को अपराइट स्थिति में बिठा दिया जाता है, भुजाओं और कंधों को हल्का सा उठाकर रखा जाता है। यदि रोगी बैठने में असमर्थ है तो उसे अनअफेक्टेड साइड में लिटा दिया जाता है। बिस्तर का हेड वाला सिर लगभग 45 डिग्री के कोण पर उठाया हुआ रखते हैं। देखिएगा बच्चों, थोरोसेंटेसिस एक ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत मरीज को क्या किया जाता है या क्या करवाया जाता है मरीज को, ये कंडीशन है, ये थोरोसेंटेसिस हो रहा है यहाँ पे। अब इस कंडीशन में ये बताया है थोरोसेंटेसिस के अंदर क्या हो रहा है कि डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पज से ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ये प्रोसीजर किया जाता है, पहली बात। दूसरा बात, इसके अंदर ये किया जाता है कि मरीज को पहले एक टेबल पे बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद में जो हाथ है वो इस प्रकार से रखा जाता है और उसके बाद में यहाँ पे फेफड़े हैं, यहाँ पे जो फेफड़े नहीं, रिब्स है, उस रिब्स में थोरोसिक पार्ट से नीडल इंसर्ट करवाया जाता है। जिसमें देखिएगा बच्चों, इसके अंदर ये बताया गया है कि इस प्रकार से मरीज को बिठा दिया, बिठाने के बाद में ये हाथ है वो हाथ को इस प्रकार से रख दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो एक्जिला वाला पार्ट है वहां से थोरोसिक पार्ट के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे एक नीडल को है इंसर्ट करवाया जाता है और इंसर्ट करवाने के बाद में जो लंग्स है, फेफड़े है, वहां तक नीडल जाएगी, प्लूरल स्पेस के अंदर जाएगी और वहां पे कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड है, एयर है, उसको क्या करते हैं, निकाला जाता है। तो एक दो नीडल डाल दिया, यहाँ पे क्या लगाता है, बैग लगा हुआ रहता है, फ्लूइड कलेक्शन बैग है ना, या सिरिंज से भी, इस प्रकार से सिरिंज से भी निकाल करके लिया जा सकता है, ठीक है ना। फ्लूरल स्पेस फिल्ड विद द एक्सेसिव फ्लूइड, जो आपको दिख रहा है फ्लूरल स्पेस है, उसके अंदर फ्लूइड है, ये भरा हुआ है। और उसके बाद में पेशेंट सिटिंग अपराइट एंड लाइनिंग ऑन द टेबल, ठीक है ना, मरीज को बिठा दे, अपराइट पोजीशन में बिठा दिया जाता है और उसके बाद में दोनों हाथ को आगे की तरफ रखा जाता है ताकि यहाँ का स्पेस प्रॉपर रूप से हो। उसके बाद में यहाँ पे रिब्स के जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से नीडल को इंसर्ट करवाया जाता है और फ्लूइड स्पेस जहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता है वहाँ तक नीडल जाएगी और नीडल जाने के बाद में इसको खींचा जाता है और उसके बाद में इस बैग में कलेक्ट किया जाता है। यदि ये बैग नहीं होता है तो उस कंडीशन में जितना है वो सिरिंज से निकाला जाता है। ये कंडीशन होती है। जो चेस्ट वाल होता है या प्लूरल स्पेस है, उसके अंदर जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है उसको निकालने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो फ्लूइड बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं थोरोसेंटेसिस, ठीक है, जिसके अंदर मरीज को कैसे बैठाते हैं। यदि मरीज नहीं बैठ पाता है ऐसी कंडीशन के अंदर अनअफेक्टेड साइड में लेटा दिया जाता है, मतलब इधर फेफड़ों में दिक्कत है, इधर पानी भरा हुआ है तो इधर लेटा देंगे 45 डिग्री के कोण पे, ठीक है, तो ये कंडीशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोरोसेंटेसिस हो गया। उसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी, इसके अंतर्गत फाइब्रोप्टिक ब्रोंकोस्कोप की सहायता से श्वसन मार्ग में अंगों जैसे कि लैरिंक्स, कौन कौन से श्वसन मार्ग, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस आदि का एक डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 घंटे पहले ही रोगी को नथिंग बाय माउथ कर दिया जाता है, लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाती है, उसके बाद में किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो मैंने पहले बताया था आपको ये वाला ये ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है ना, ब्रोंकोस्कोपी, जिस वर्ड के पीछे स्कोपी आता है उसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द एंट्रिक पार्ट और ब्रोंको इज द ब्रोंकस, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मरीज को लेटा दिया जाता है और उसके बाद में
एक ब्रोंकोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है, माउथ के थ्रू डाल दिया जाता है और लंग्स के अंदर, ठीक है ना, फेफड़ों के अंदर। यहाँ पे देखते हैं ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, और दूसरा यह बात कहूँ कि ट्रेकिया की कंडीशन है या लेरिंग्स फेरिंग्स है, ये जो पार्ट्स होते हैं पेथवे मार्ग ऑफ द रेस्पिरेशन, उसको देखा जाता है। इसके अंदर मरीज देखो आप इस प्रकार से लेटा हुआ है और ये जो एक ब्रोंकोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है वो अंदर डाल दिया जाता है। इसका कनेक्शन होता है इस टीवी से, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये पाइप अंदर की तरफ जाता है, आपको यहाँ दिख रहा है, और टीवी से यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ना, कि क्या कंडीशन है, कि वहाँ पे कोई ट्यूमर है, वो गांठ है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या कंडीशन है, उसको देखा जाता है। तो ये भी ब्रोंकोस्कोपी एक मेथड होता है। इस मेथड के लिए 6 से 8 घंटे पहले मरीज को नथिंग बाय माउथ, मतलब माउथ से कुछ भी नहीं देना है, हल्का फुल्का कोई पानी देना है तो दे सकते हैं, और उनमें रिटर्न में कॉन्सेंट फॉर्म भरवा लेना है, ठीक है ना। रिटर्न कॉन्सेंट फॉर्म भरवाना जरूरी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में यदि कोई ऊपर नीचे गड़बड़ घोटाला होता है तो सारा क्या होगा, मरीज ही भोगी होगा। इसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पहले सारी प्रोसीजर उनको समझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स बायोप्सी। देखिएगा लंग्स बायोप्सी, इसके अंतर्गत स्टिगोसेप्टिक टेक्निक्स के साथ लंग्स के ऊतकों का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके कल्चर और उसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हेतु लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अब इसके अंदर बच्चों ये कंडीशन है कि लंग्स बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया, देखो एक लंग्स बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया, जैसे आपने देखा होगा बायोप्सी का मतलब होता है ए स्मॉल पीसेज ऑफ द स्किन बाइट्स, मतलब स्किन का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंतर्गत मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सी बीमारी है। उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए जहां पे दिक्कत है उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको लिया जाता है, स्किन का छोटा सा टुकड़ा, उसको क्रश करके उसको ले लिया जाता है, उसको बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। और उस बायोप्सी को लेकर के मान लीजिए उसको लेकर के उसका कल्चर किया जाता है, ठीक है ना, उसका क्या किया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है, उसका हिस्टोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या वो कैंसर की तो कंडीशन नहीं है, या कोई ऐसा कोई ट्यूमर ही है परंतु कैंसर उसमें नहीं है, तो उसका एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए लंग्स बायोप्सी ली जाती है। लंग्स बायोप्सी लेने के लिए क्या किया जाता है, एक नीडल होती है, जिसको नीडल बायोप्सी होती है, उसको इस प्रकार से नीडल इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में साइड में अल्ट्रासाउंड लोकेशन, अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि कहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ से क्या करते हैं, लंग्स का थोड़ा सा टुकड़ा काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन। तो ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर तो आवश्यकता अनुसार रोगी में रक्त का नमूना लेकर के उसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर आदि परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो टॉपिक था उसके अंदर असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसके अंतर्गत फिजिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री और उसके बाद में डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपने देखा होगा कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, थोरोसेंटेसिस करते हैं, लंग्स बायोप्सी करते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। तो ये सारे बेसिक जानकारी प्राप्त की जाती है और एक्चुअल डायग्नोसिस तैयार किया जाता है और मरीज को उस बीमारी से रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक्चुअल डायग्नोसिस होना जरूरी है। अब मरीज को तो कैंसर है और टीबी की दवाई दे रहे हैं क्योंकि खांसी दोनों में आती है, तो ऐसा करने से तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक बेसिक जो ये डायग्नोस्टिक किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी भी होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो कोई कंफ्यूजन हो, इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिया है और वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और आज इतना ही, धन्यवाद।